हेलो फ्रेंड्स। मैं शिवम कुमार नॉलेज प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। आज इतिहास का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है। ये सरकारी किताब है जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में चलती हैं। इन्हीं किताबों को माध्यम बना कर करके ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। ये खासकर से इन्हीं 6, 7, 8 के जूनियर विद्यार्थियों के लिए है, पर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मात्र एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें मैं बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या जानेंगे। केवल इसी में नहीं, मैं तो कहता हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो भी आप किताब पढ़ने जा रहे हैं पहले उसका पाठ्यक्रम सिलेबस जरूर देखें। इसमें क्या क्या है, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को जानेंगे और किन किन चीज़ों से हम रूबरू होने वाले हैं, उसकी जानकारी होना जरूरी है। सीधे माध्यम से हम ये कहें कि यदि कोई हम जंग लड़ने जाते हैं तो दुश्मन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ दुश्मन हमारा एग्ज़ाम है। यदि किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उस एग्ज़ाम के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से जान लेना चाहिए। सिर्फ कहीं से भी स्टार्ट कर देना, कहीं से भी कोई भी बात पढ़ लेना, सुन लेना, समझ लेना, वो पर्याप्त नहीं है और ना ही ये कोई सीधा माध्यम है किसी भी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ आज कक्षा 6 की किताब लेकर के, और कक्षा 8 की किताब तक आपको इतिहास शुरुआत से लेकर के अंत तक जानकारी मिलेगी। यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि कक्षा 6 की शुरुआत हो रही है इतिहास की, कि इतिहास जानने के साधन या स्रोत। इसमें सबसे पहले चैप्टर में ये दे रखा है कि आखिरकार ये इतिहास हमारा बना कैसे, किन किन माध्यमों से हमें जानकारी मिलती है कि ये इतिहास हमारा ऐसा था। आखिरकार कुछ न कुछ तो स्रोत मिले होंगे, और वो स्रोत क्या है, जैसे कि कुछ धार्मिक साहित्य हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। अब धार्मिक साहित्य जैसे कि आपके हो गए वेद, चारों उपनिषद हैं, और कई विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, देसी यात्रियों के विवरण हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, कुछ खुदाई से मिलते हैं, कुछ सिक्के हैं, कुछ अभिलेख हैं, कुछ स्मारक हैं, कुछ पुरास्थल हैं, कुछ गुफाएं हैं जहां पर आपको तमाम प्रकार के चित्र और कुछ शैलियां मिलती हैं। तो इन सब को इकट्ठा करके इनका एक सीरियल बनाया गया, और जब ये सीरियल बनाया गया तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, और इस तरह से हमारे इतिहास की पुस्तक लिखी गई। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि पाषाणकालीन संस्कृति। पाषाण काल मतलब पत्थरों का समय। आखिरकार उस समय लोग कैसे रहा करते होंगे। पाषाण काल को भी इसमें 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
तो पूरा पाषाण काल में बिल्कुल शुरुआती हिस्सा बताया गया। मध्य पाषाण काल में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि लोग इसे मध्य पाषाण काल कहा जाने लग गया। फिर इसमें उस समय मानव समाज ने क्या सीखा, क्या परिवर्तन लाया, जिससे नव पाषाण काल में परिवर्तन कर दिया गया। फिर उस समय की संस्कृति कैसे थी, आज की संस्कृति से कितनी अलग थी। तो ये सारी चीजें इसमें हम जानेंगे। फिर तीसरे चैप्टर में देखेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। अच्छा, तांबे की खोज इसी संस्कृति में हुई थी और सबसे पहले तांबे की ही खोज हुई थी। इसी धातु की ही उस समय ज्यादा उपयोग होता था, इसलिए से ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि आप कि पाषाण और तांबे का इस्तेमाल उस समय ज्यादा होता था। जैसे पत्थरों से कई सारे औजार बनाए जाते थे और धीरे धीरे पत्थर हट कर करके अब तांबे या अन्य प्रकार के धातुएं धीरे धीरे आने लग गई थी। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानते हैं कि ये दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। और उस समय अंग्रेजों द्वारा पंजाब में ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी, जिस समय खुदाई में ये जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं और उनकी खुदाई करने के बाद पूरा पूरा नगर मिल रहा है और उसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। ये हड़प्पा नामक स्थान पर मिली, इसलिए हड़प्पा संस्कृति का नाम रख दिया गया। इसमें हम जानेंगे कि इसमें किस तरह का नगर नियोजन था, वहाँ की कला कैसी थी, मिट्टी की मूर्तियां मिली तो कैसी थी, वो खिलौने कैसे थे, मुहरे कैसे थे। कुल मिला के ये जानना था कि वहाँ उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताएं क्या थी, कैसी उनकी लिपि थी, कैसे वो लिखा करते थे, कैसे बोलचाल था उनका, कैसा पहनावा था, कैसी उनकी संस्कृति थी, लेन देन कैसे होता था, समाज ग्रामीण था या शहरी था, और उसी के साथ उसके समकालीन संस्कृति वाले, उसके समकालीन सभ्यता वाले कौन कौन से, क्या नाम है, संस्कृतियां रही होंगी। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, पहले तो शुरुआत हम इतिहास में वैदिक काल से ही माना करते थे, पर जब हड़प्पा की खोज हुई तब हमें जानकारी मिली कि नहीं, ये संस्कृति और ज्यादा पुरानी है या इससे भी पहले की संस्कृतियां हैं। खैर, अब चौथे चैप्टर में आते हैं तो हम देखते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य को माना गया। किस तरह से ऋग्वैदिक काल में सब कुछ सही चल रहा था और उत्तरवैदिक काल में किस तरह से पाखंडवाद बढ़ने लग गया, किस तरह से धर्म को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाने लग गया। वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानेंगे, राजनीतिक स्थिति को जानेंगे, सामाजिक स्थिति को जानेंगे और उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। धार्मिक जीवन में किस तरह के देवी देवताओं को पूजा करते थे, किस तरह से मान्यताएं थी, प्रौद्योगिकी कैसी थी, विज्ञान कैसा था, इन सब के बारे में हम वैदिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। देखिए, मेरे बताने का मकसद ये है कि आप इस सिलेबस को देखें और समझें कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। बच्चों में ये उत्सुकता जरूर बढ़ाएं कि आखिरकार हम किन चीजों को देखने वाले हैं, किन चीजों को जानने वाले हैं। इससे उनमें उत्सुकता बढ़ती है और वो पढ़ने के लिए स्वयं आगे आते हैं, खुद अग्रसर होते हैं। खैर, अब आगे देखते हैं कि छठी शताब्दी में हम क्या देखेंगे। छठवें चैप्टर में क्या देखेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत क्या था। ईसा पूर्व की बात माने तो मतलब जब ईसा जी का जन्म हुआ उससे पहले की बात।
और उससे कब, छठी शताब्दी मतलब 600 साल पहले की बात। एक तरह से कह सकते हैं उस समय द्वितीय नगरीकरण चालू हो गया था। द्वितीय नगरीकरण मतलब कि आपका वैदिक सभ्यता तो चल ही रही थी, उसके बाद भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसे अब द्वितीय नगरीकरण में डाल दिया गया है। अपने जैसे हिंदू धर्म से कई प्रकार के दिक्कतें होने लग गई, और धर्म का अलग गलत तरीके से इस्तेमाल होने लग गया। तो इस गलत तरीके से इस्तेमाल होने के से लोगों में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ। तो कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आंदोलन किए, और इन्हीं आंदोलनों में से बना जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और फिर भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में जानेंगे। इन्हीं के समकालीन में 16 महाजनपद बने, जिसमें सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य के समय में ही सिकंदर भारत आया और किनसे किनसे आक्रमण किया, जीता हारा या क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप कोई इतिहास पढ़ते हैं तो वहां की भौगोलिक स्थिति को भी अच्छे से समझें। भूगोल में उस चीज को थोड़ा सा पढ़ लें या जान लें या कहीं देख लें। दूसरी चीज कि किसी भी ऐतिहासिक बात को पढ़ने के साथ साथ इसको सीरियल क्रम में ना पढ़ें, उसको पैरेलल क्रम में पढ़ें। मतलब इसके समकालीन और भी क्या चल रहा था, कौन थे इनके साथ, इनके समकालीन किस तरह की घटनाएं घटी, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो हमें इतिहास समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। यदि हम केवल एक सीरियल चलते रहें, फलाने की कहानी पढ़ ली फिर दूसरे की कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। पर हाँ, यदि हम उसके समकालीन चीज़ों को भी देखते जाएं तो आपस में सामंजस्य भी बनता है, इतिहास और अच्छे से समझ में आता है, और उत्सुकता बढ़ती है आगे जानने की। अब छठवें चैप्टर में आते हैं कि भारत के प्रारंभिक राज्य। 16 महाजनपद बनने के बाद मगध साम्राज्य और सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद मगध साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मगध साम्राज्य में क्या परिवर्तन आए, ये हम जानेंगे। अब ये जानते हैं हम चैप्टर 7 में, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य में कैसे हुई? क्या ऐसी घटना घटी कि चंद्रगुप्त को वहां पर आक्रमण करना पड़ा? और फिर चंद्रगुप्त का मौर्य का प्रारंभिक जीवन है, उनके जीवन की उपलब्धियां हैं, कौटिल्य एवं मेगास्थनीज। कौटिल्य मतलब चाणक्य, इनकी क्या भूमिका रही है, मेगास्थनीज की क्या भूमिका रही, कौन थे ये लोग, मौर्य प्रशासन एवं सामाजिक व्यवस्था वहां पर कैसी थी। अच्छा, हम लोग इतिहास पढ़ तो लेते हैं कि किसी की लड़ाई किसी के साथ, इसके पूर्वज ये थे, इसके निचले स्तर के और थे, पर हमें उसके साथ साथ वहाँ का प्रशासनिक स्तर भी देखना है, सामाजिक व्यवस्था भी देखनी चाहिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय में। तो ये सब समझना भी बहुत जरूरी है। खैर, आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक की विजय, धर्म एवं लोक कल्याणकारी कार्य, कि अशोक जैसा क्रूर राजा किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाता है और कल्याणकारी कार्य आगे करता है। 8वें चैप्टर में हम देखेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत, मतलब कि मौर्यों के बाद के समय का भारत। मौर्योत्तरकालीन राज्य
समाज एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे कि किस तरह से मौर्यों का अंत हुआ। संभवतः अंत ऐसा ही हुआ कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो इसके नीचे आने वाले जितने भी, मतलब इसके नाती पोते जो भी हैं, मान लीजिए आप, उन्होंने भी यही धर्म अपनाया और धीरे धीरे इनके जो लड़ने की और युद्ध कला थी वो धीरे धीरे भूलने लग गए और बौद्ध धर्म जो है ज्यादा फैलने लग गया। अब इसी का फायदा उठा कर करके पुष्यमित्र शुंग ने इसका फायदा उठाया और इसके मौर्यों के अंतिम शासक को मार करके शुंग वंश की स्थापना की। फिर इसके बाद यही कार्य चलता रहता अधिकतर कि किसी को, किसी के सेनापति ने या किसी के दुश्मन ने उसको मार कर करके फिर उस पर कब्जा कर लिया। तो यही काम शुंग वंश के, शुंग के बाद सातवाहन वंश, फिर सातवाहन के बाद कुशाण वंश, ये सब चलते रहे और इसके कुछ समकालीन भी रहे, कुछ इधर उधर और कुछ भारत के उत्तरी क्षेत्र से भी कई लोगों का आगमन होता रहा है। खैर, ये हम चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं गुप्त काल में। नवे चैप्टर में है गुप्त काल। गुप्त काल में हम जानेंगे श्री गुप्त, घटोत्कच, गुप्त काल के सब गुप्त वंश के प्रथम श्री गुप्त ही थे। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना श्री गुप्त ने ही की थी। फिर उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे, समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, कुमारगुप्त। तो गुप्त काल को आप ये कहें कि इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस काल को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से या स्वर्ण काल से नाम से जाना जाता है। इसमें आप सभी जानेंगे, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त द्वितीय हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, कुमारगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही विख्यात हुए। इस समय पे इनकी आर्थिक स्थिति और कलात्मक स्थितियां भी बहुत ही सुदृढ़ थी, जिस वजह से यहां पर इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को हम वर्धन वंश भी कहते हैं। यहां पर एक विशेष राजा रहे हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही दयालु, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति थे। इसमें इनका प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां बताएंगे, देखेंगे। हुएनसांग की दृष्टि में भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हुएनसांग आए थे। तो हर्षवर्धन का शासनकाल उन्होंने देखा। ये चीनी यात्री थे और ये नालंदा में पढ़ने आए थे और नालंदा में पढ़ते हुए इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल को देखा, समझा और अपनी पुस्तक में लिखा। अब इनकी कौन सी पुस्तक थी, क्या इन्होंने लिखा, ये हम देखेंगे चैप्टर में। अब इसके बाद हम आते हैं 11वें चैप्टर में, राजपूत कालीन भारत। अब कोई भी बड़ा महान राजा होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके नीचे आने वाले राजा कभी कमजोर हो जाते हैं या कमजोर होते चले जाते हैं। तो वो बड़ा सा राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाता है। मतलब छोटे छोटे जो राजा या उसके अंडर होते हैं वो अपने आप को आजाद कर देते हैं या उनसे अलग कर लेते हैं। यही काम इसके बाद हुआ। ये राजपूत कालीन भारत में राजपूतों की स्थितियां कुछ ऐसी थी कि जैसे कुछ मगध साम्राज्य से कुछ अलग हुए, कुछ ये गुप्त काल से अलग हुए, फिर पुष्यभूत वंश हर्षवर्धन काल से अलग हुए और अलग हो कर करके इन्होंने अपने अपना छोटे छोटे राज्य बना लिए और स्वयं को राजपूत वंश कहने लगे। इस समय हम राजपूत कालीन समाज की संस्कृति को भी देखेंगे। इसमें हम राजा भोज, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जैसे तमाम राजपूतों को देखेंगे।
इसी काल में ही आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का भी आक्रमण हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने उनको हराया और फिर बाद में जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने हराया धोखे से। एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास यदि आपको समझना है, जानना है, तो आप ऐतिहासिक पिक्चरों को प्रेफर करें, देखिए, बायोग्राफी मूवीज को देखिए। ये बेवजह की मूवीज को देखने को कोई फायदा है नहीं। बायोग्राफी देखेंगे आप, ऐतिहासिक मूवी देखेंगे, तो एक चरित्र चित्रण और उस समय का चित्रण आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, इस तरह का पहनावा था, ये वो व्यक्ति था, अच्छा ये इसके रिलेशन में थे, इस जगह युद्ध लड़ा गया था, इस तरह के लोग थे। तो जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं, वास्तव में उस चीज को याद कर रहे होते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में चित्रित होती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं। तो जब भी हमें प्रश्न पूछा जाता है तो वो दिमाग में हमारे घूम करके आता है और प्रश्न हम सही टिक लगा करके आते हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं आखिरी चैप्टर है 6वीं क्लास का, दक्षिण भारत के राज्य। अब यहां तो हमने देख लिया कि उत्तर भारत में क्या क्या चल रहा था। अब दक्षिण भारत का कुछ इतिहास देखेंगे कि चोल, चालुक्य, पल्लव एवं राष्ट्रकूट शासकों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, ये चारों देखेंगे आप, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे। चोलों का तो दोबारा उदय हुआ, पहले एक तो चोल एक बार पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, बाद में चोलों का दोबारा उदय हुआ। इस पर एक नई मूवी PS1 अभी आई है और PS2 भी इसके बाद आएगी। एक आपने काश्मीरा 2 मूवी देखी होगी, जिसमें पल्लव और पांड्य राजाओं का, चोल और पांड्य राजाओं के युद्ध के बारे में दिखाया है। अब इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, पर यह है कि आप उस चीज को देखेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठता है कि हाँ, उस समय की दशा और स्थिति कैसी थी, राजा किस तरह के दिखते थे। और ये सब ऐतिहासिक चीजें आपको समझने में बहुत फायदा करती हैं। ऐतिहासिक मूवीज देखना, ऐतिहासिक स्थानों को देखना। इसके बाद है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र की क्लासेस अलग चलेंगी। हम पहले इतिहास को कंप्लीट करेंगे। जब ये 6वीं की क्लास की इतिहास पूरी खत्म हो जाएगी, फिर हम 7वीं चालू करेंगे, 8वीं चालू करेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत भी आएगा और 8वीं में आधुनिक भारत आकर के देश आजाद हो जाएगा और ये इतिहास से भी आजादी मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये लेक्चर बनाने का मुख्य कारण बस यही था कि आप समझें, जानें कि किसी जंग को लड़ने के लिए हमें मेहनत के नहीं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। मेहनत की तो बात की बात है, जब स्ट्रेटेजी अच्छी बनेगी तो आप उस स्तर पर मेहनत करेंगे ही करेंगे, पर गलत दिशा में मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं है, वो मेहनत व्यर्थ है आपके लिए। तो आप, जैसे कि हमने ये बताया है, आप इसको जानेंगे कि हाँ, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इनको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसे कि किसी मूवीज में या नाटक में ऐसी पोजीशन पे ला करके आपको छोड़ देते हैं कि आप बिल्कुल उत्सुक हो जाते हैं कि अगले एपिसोड में क्या आएगा, बेसब्री से इंतजार करते हैं। चाहे कोई मूवी हो या चाहे मूवी का कोई सीरियल हो, या आजकल तो वेब सीरीज भी आ रही हैं। ये आज का लेक्चर कुछ ऐसा ही था कि हम इस बारे में उत्सुक जरूर रहें कि अच्छा, आखिरकार हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई और ये कक्षा 6 की सरकारी किताबें हैं और बहुत ही अच्छी किताबें हैं, जिसमें आपको सरल भाषा में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि जो सीटेट की और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है ये। इनको आसान भाषा में अच्छी जानकारी इसमें मिलती है और बहुत से प्रश्न इसमें आते हैं। तो खैर, आप इसका ध्यान दें। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।